सेक्शन नंबर 35 है जी, स्टॉक इन ट्रेड इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का ये सेक्शन है। इसको स्टार्ट करते हैं। फॉर द पर्पसेस ऑफ डिटर्मिनिंग अ पर्सनस इनकम चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस। तो किसी भी पर्सन की इनकम जो है चार्जेबल टू टैक्स निकालते हुए अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस के अंदर फॉर अ टैक्स ईयर, किसी भी टैक्स ईयर के लिए, the cost of stock in trade disposed of by the person in the year। तो जो भी स्टॉक इन ट्रेड डिस्पोज ऑफ किया है इस पर्सन ने इन द ईयर, ठीक है, तो डिस्पोज ऑफ के अंदर सेल भी आ जाएगी, अगर कोई डैमेज हुआ है वो भी दोनों चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। जो भी आपने यानी कि जो यूज़ कर लिया है आपने स्टॉक इन ट्रेड in the year shall be computed in accordance with the following formula namely। तो इसके अंदर ये फार्मूला इन्होंने दिया है a प्लस बी माइनस सी, ठीक है। a प्लस बी को ऐड करेंगे, उसमें से c को माइनस करेंगे। a क्या है? इज़ द ओपनिंग वैल्यू ऑफ पर्सन स्टॉक इन ट्रेड फॉर द ईयर, ठीक है। आसान अल्फाज में ओपनिंग स्टॉक है। और b क्या है? कॉस्ट ऑफ स्टॉक इन ट्रेड एक्वायर्ड बाय द पर्सन इन द ईयर। बी आसान अल्फाज में क्या है? परचेजेज़ हैं, तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेज़ माइनस करना है जी क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है जी, जो अकाउंट्स में बहुत से लोगों ने पढ़ा भी होगा। सी क्या है? क्लोजिंग स्टॉक इज़ द क्लोजिंग वैल्यू ऑफ स्टॉक इन ट्रेड फॉर द ईयर। अच्छा, अब सब सेक्शन 2 ये बताता है कि ओपनिंग वैल्यू ऑफ स्टॉक इन ट्रेड ऑफ अ पर्सन फॉर अ टैक्स ईयर शैल बी, कि ओपनिंग वैल्यू जो है वो अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी यही तरीक़ाकार है जो यहाँ पे मेंशन्ड है। हमारी टैक्स जो अथॉरिटी है उसने जो मेंशन किया है कि ओपनिंग वैल्यू जो है स्टॉक इन ट्रेड की वो किस तरह से निकाली जाएगी। क्लोजिंग वैल्यू ऑफ पर्सन स्टॉक इन ट्रेड एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर, ठीक है। तो एक साल की ओपनिंग वैल्यू जो होगी वो उससे पिछले साल की क्लोजिंग वैल्यू होनी चाहिए लाजिम तौर पर। यानी कि अगर 2022 के क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यू है 2023 के जो टैक्स ईयर है उसके अंदर वो ओपनिंग वैल्यू के तौर पे ली जाएगी, ठीक है जी। जो पिछले साल की क्लोजिंग वैल्यू है नेक्स्ट ईयर की ओपनिंग वैल्यू बनेगी। अच्छा, इसके बाद एक इसमें केस है स्पेशल कि अगर भी इसकी जो क्लॉज है कि अगर एक पर्सन है और वो उसने कमेंस्ड टू कैरी ऑन बिजनेस इन द ईयर, ठीक है, उसने स्टार्ट ही बिजनेस किया है इस करंट ईयर के अंदर। द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एनी स्टॉक इन ट्रेड एक्वायर्ड बाय द पर्सन प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस। तो बिजनेस स्टार्ट करने से पहले अगर उसने कोई स्टॉक इन ट्रेड एक्वायर किया था तो उसको हम ओपनिंग स्टॉक के तौर पे ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। ये उस पर्सन के लिए है जिसने अभी करंट जो हमारा टैक्स ईयर है उसके अंदर उसने बिज़नेस स्टार्ट किया है। अच्छा जी, इसके बाद जनाब हम आगे मूव करें। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ स्टॉक इन ट्रेड रेफर्ड टू इन क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन 2 शैल बी डिटर्मिन्ड एट द टाइम द स्टॉक इन ट्रेड इज़ वेंचर्ड इन द बिजनेस, ठीक है। तो इसमें ये वाली क्लॉज बी के ऊपर कंडीशन लगाई गई है कि जब आपने कोई स्टॉक इन ट्रेड इस तरह से एक्वायर किया था, जो नया बिज़नेस है उसने अपना बिज़नेस स्टार्ट होने से पहले, जो कि बहुत रेयर केस है, तो उसमें उसकी फेयर मार्केट वैल्यू जो डिटर्मिन की जाएगी उसकी कॉस्ट निकालने के लिए वो बेसिकली जिस डेट पे या जिस टाइम पे ये स्टॉक आपने वेंचर किया है, वेंचर करने से क्या मुराद होता है? कोर्स ऑफ एक्शन को कहते हैं वेंचर करना, ठीक है, वेंचर्ड। तो कोर्स ऑफ एक्शन यानी कि जब आपने उसकी एग्रीमेंट किया है या पेमेंट की है, ठीक है, एग्रीमेंट के अंदर पेमेंट हो भी सकती है या आपने हो सकता है कि उसको क्रेडिट के ऊपर, उधार के ऊपर ख़रीदा हो, तो आपका एग्रीमेंट ही सिर्फ काउंट होगा, ठीक है जी। तो वो जो आपने उसको जिस तारीख में जो आपका एग्रीमेंट वगैरह उनके साथ हुआ है, सेल एग्रीमेंट, वो उसके ऊपर जो वैल्यू है वो काउंट की जाएगी, ठीक है जी। उसके बाद जनाब क्लोजिंग वैल्यू ऑफ अ पर्सन स्टॉक इन ट्रेड फॉर अ टैक्स ईयर शैल बी द लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू, ठीक है जी। अब यहाँ पे क्लोजिंग वैल्यू ऑफ स्टॉक इन ट्रेड जो है वो निकालने का तरीकाकार दिया गया है। इसमें मैं ब्रीफली आपको बताता चलूँगा। ये भी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के मुताबिक ही ये चीज़ यहाँ पे लिखी गई है कि जब भी आपने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालनी है तो लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू जो है वो आपने लेनी है, ठीक है। मिसाल के तौर पे
कि कॉस्ट आपने जो थी जब कोई चीज़ एक्वायर की तो उसकी कॉस्ट थी 100 रुपये, ठीक है। तो अब उसकी कॉस्ट जो है जब आप बेसिकली अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं तो उस टाइम पे यानी 31 दिसंबर किसी भी महीने की जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं मिसाल के तौर पे, तो उस 31 दिसंबर वाली डेट के ऊपर आप देखेंगे कि मार्केट में इसकी जो वैल्यू है वो कहीं कम तो नहीं हो गई। तो अगर तो उसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू यानी कि जो मार्केट वैल्यू है बेसिकली वो 90 रुपये है, तो फिर आप 90 रुपये के मुताबिक रिकॉर्डिंग करेंगे, फिर आप 100 रुपये के हिसाब से कॉस्ट नहीं लिख पाएंगे, ठीक है जी। ये एक रूल है क्लोजिंग स्टॉक को रिकॉर्ड करने का। अच्छा जी, उसके बाद जनाब सब सेक्शन 5, अ पर्सन अकाउंटिंग फॉर इनकम चार्जेबल टू टैक्स अंडर दी हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस ऑन कैश बेसिस, ठीक है। तो अगर कोई पर्सन है, इंडिविजुअल है, तो उसके लिए पर्सन के अंदर इंडिविजुअल भी आ जाता है और भी इसमें बहुत सी तकरीबन सेक्शन 80 इसको डिफ़ाइन करता है, ठीक है। कॉमनली हम इसको इंडिविजुअल के तौर पे लेते हैं। तो इसमें कंपनी के अलावा, ठीक है, कंपनी के ऊपर ये वाला सब सेक्शन नहीं लागू होता, क्योंकि कंपनी जो है वो सिर्फ एक्रूअल बेसिस के ऊपर अपने अकाउंटिंग सिस्टम की रिकॉर्डिंग करती है। जो पर्सन है लॉ के अंदर वो अपनी अदर देन कंपनी वो कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस के ऊपर अपनी रिकॉर्डिंग कर सकता है, ठीक है जी। और इसमें फिर कैश बेसिस के ऊपर अब अगर अपनी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट वो सारी कर रहा है इनकम फ्रॉम बिजनेस के अंदर, तो मे कंप्यूट पर्सनस कॉस्ट ऑफ स्टॉक इन ट्रेड ऑन प्राइम कॉस्ट मेथड और एब्जॉर्प्शन कॉस्ट मेथड। तो ये दो मेथड यूज़ कर सकता है जो कैश बेसिस पे। कैश बेसिस क्या होती है, अगर आपको मैं इसको डिफ़ाइन करना चाहें ब्रीफली, तो कैश बेसिस ये होती है कि जब कैश एक्चुअली रिसीव होता है तब आप उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं। ये बहुत रेयर होता है, ये यूज़ नहीं होती ये वाली जो केस है, बट रेयरली यूज़ होता है। और नीचे दिया हुआ एक्रूअल बेसिस। एक्रूअल बेसिस क्या होती है कि रिसीवेबल को भी आप जो है रिकॉर्ड करते हैं इस तरह से, जैसे कि मतलब जब भी आपकी सेल होती है, चाहे कैश सेल हो या वो क्रेडिट सेल हो, उसकी आपने रिकॉर्डिंग कर लेनी है, ठीक है। इसको एक्रूअल बेसिस कहते हैं। तो रिसीवेबल को भी हम इसी तरह से ले रहे होते हैं जैसे कि वो हमारा कैश ही हमें मिल गया है, उसको हम एसेट ट्रीट कर रहे होते हैं एक्रूअल बेसिस के अंदर। अब अगर एक्रूअल बेसिस पे आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो आप कंप्यूट करेंगे कॉस्ट ऑफ स्टॉक इन ट्रेड ऑन एब्जॉर्प्शन कॉस्ट मेथड के ऊपर। नीचे ये दोनों दिए गए हैं, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं ये वाले सब सेक्शन के अंदर, ठीक है जी। सब सेक्शन 6, वेयर पर्टिकुलर आइटम्स ऑफ स्टॉक इन ट्रेड आर नॉट रेडीली आइडेंटिफिएबल, ठीक है, यानी आइडेंटिफाई नहीं हो रही। स्टॉक इन ट्रेड के अंदर ऐसी आइटम्स आपकी पड़ी हुई हैं, लकड़ी पड़ी हुई है, मिसाल के तौर पे लकड़ी का कोई फर्नीचर वगैरह बनाते हैं, उसमें कुछ पार्ट्स आपने बना के रखे हुए हैं, लेकिन उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे आप कि ये क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है जी। तो उसमें क्या होगा कि अ पर्सन में अकाउंट फॉर दैट स्टॉक ऑन द फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड और द एवरेज कॉस्ट मेथड। तो ये दो तरीक़ाकार हैं जिससे आप जो है वैल्यू निकालेंगे, but not once chosen a stock valuation method may be changed only with the written permission of commissioner in accordance with any conditions the commissioner may impose, ठीक है जी। तो पर्सन में अकाउंट फॉर दैट स्टॉक ऑन द, यानी कि आप जो स्टॉक है उसको या तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड या एवरेज कॉस्ट मेथड की बेस पे निकालेंगे वैल्यूएशन, स्टॉक वैल्यूएशन जो करेंगे। बट इसमें आप जो है अगर मेथड को चेंज करना चाहेंगे तो कमिश्नर की अप्रूवल के बगैर आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है जी। यानी अकाउंटिंग के अंदर जो भी एक मेथड आपने यूज़ करना है उस पर आपने कंसिस्टेंट रहना है। अब इसमें एब्जॉर्प्शन कॉस्ट मेथड यहाँ पे इन्होंने डिफ़ाइन किया हुआ है, एवरेज कॉस्ट मेथड डिफ़ाइन किया हुआ है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट डिफ़ाइन की हुई है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट डिफ़ाइन की हुई है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, उसके बाद प्राइम कॉस्ट मेथड, स्टॉक इन ट्रेड क्या होता है, ठीक है, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट क्या होती हैं। तो स्टॉक इन ट्रेड को डिस्कस कर लेते हैं। मीन्स एनी थिंग प्रोड्यूस्ड, मैन्युफैक्चर्ड, परचेज्ड और अदरवाइज एक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चर, सेल और एक्सचेंज और एनी मटेरियल्स और सप्लाईज टू बी कंज्यूम्ड इन द प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बट डज नॉट इंक्लूड स्टॉक्स और शेयर्स, ठीक है। शेयर्स इसमें शामिल नहीं होते। बाकी यहाँ पे टाइम मेरा ख़त्म हो गया वीडियो का, तो मैं इन सारी डेफिनेशंस की एक अलग वीडियो इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा, आप उसे देख सकते हैं।